Hello students, my name is Sonam Ratno and I am assistant professor in Biani Law College, or today we will discuss about international law. In first class या first lecture we will discuss about what is the international law. International law है क्या, एंड अगर हम बात करते हैं कि इसका नेचर क्या है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनको हमने पढ़ा या हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर हम लोगों ने क्लियर किया, हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर में हमारा इंटरनेशनल लॉ एक सब्जेक्ट है. तो इंटरनेशनल लॉ एक डिफरेंट सब्जेक्ट है. वो किस तरीके से, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो देखिए, बेसिकली जो सभी लॉज हैं या एक्ट्स हैं वो स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक लैंड या एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए बताते हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन पिनल कोड है. इंडियन पिनल कोड किसके बारे में बताएगी कि जो इंडिया में कोई भी क्राइम होगा उसके रिगार्डिंग है. बट जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो ये इतना वास्ट है, या हम कह सकते हैं कि अगर हम सोच के देखें तो इंटरनेशनल लॉ के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ऐसे बहुत सारी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, लॉज हमें पता लगते हैं या वर्ड्स हमें नॉलेज में आते हैं जो कि हमने बेसिकली पहले नहीं देखा होगा. इसीलिए जो आज का लेक्चर है उसमें फर्स्ट जो लेक्चर है वो ये पहले क्लियर करना जरूरी है हर स्टूडेंट्स के लिए कि इंटरनेशनल लॉ है क्या. इंटरनेशनल लॉ अगर 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 हम इसको अप्लाई करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं, क्या इसमें इतनी, हम कह सकते हैं क्या इसमें इतना पनिशमेंट है, क्या कोई पर्सन के अंदर इंटरनेशनल लॉ का फियर होगा या नहीं होगा, ये सभी आज का क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे. तो जो आज का बेसिकली क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं वो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डिफाइन द इंटरनेशनल लॉ एंड द नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. तो देखिए, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. अगर हम इसमें एक इंट्रो पार्ट की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम अक्रॉस वर्ल्ड की बात करते हैं. हम हर एक कंट्री को इसके अंदर एक साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं एज अ कम्युनिटी मेंबर हम इसके अंदर इसको इंक्लूड करते हैं. और जब हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं या इंटरनेशनल लॉ का मतलब जब समझते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ये क्लियर होना जरूरी है कि इंटरनेशनल लॉ में कंट्री को स्टेट बोला जाता है. इट मीन्स अगर इंडिया है तो इंडिया कंट्री ना होके स्टेट होगी. अगर हम बात करते हैं अमेरिका तो अमेरिका कंट्री ना होके स्टेट्स होगी. तो जब इतने सारे स्टेट्स एक साथ एक रिलेशन बनाते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक किसी भी लॉ को अप्लाई करने में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ उनका कंडक्ट होता है, वही इंटरनेशनल लॉ बेसिकली होता है. अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इंटरनेशनल लॉ की जो डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ओपेनहाइम और ब्रायली, ये दो ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बताया है कि व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं ओपेनहाइम से. तो ओपेनहाइम बोल रहा है बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स. तो जो ओपेनहाइम है वो ये कहना चाहता है कि जो भी कस्टम्स हैं जो बहुत लंबे टाइम से हम कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हैं और किसी भी पर्सन को उसके फॉलो करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, किसी स्टेट को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो वो एंड ऑफ द डे जाके क्या बन जाता है, वो इंटरनेशनल लॉ बन जाता है. और इसी तरीके से उन्होंने बोला कन्वेंशनल रूल्स, जो भी रूल्स प्रिंसिपल्स जो भी चले आ रहे हैं और उनको सभी स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी मतभेद के, तो वहां पर वो लॉ भी क्या बन जाता है, इंटरनेशनल लॉ बन जाता है. सेकंड डेफिनेशन हम देखें ब्रायली, तो इन्होंने क्या बोला है, बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन. यानी कि इन्होंने कहा जो भी रूल्स कौन बनाता है, कंट्रीज मिलाती हैं, जो कि हमने बोला स्टेट्स, सारे स्टेट्स मिलके जो एक रूल्स बनाया उन्होंने रूल्स बनाने के साथ जो प्रिंसिपल्स बनाए और उन प्रिंसिपल्स को उन्होंने क्या किया, एक्शन में लेके आए. क्यों लेके आए, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट या हम कह सकते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर कि सभी स्टेट्स एक साथ होकर क्या कर सकें, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, ऐसा रिलेशन क्रिएट कर सकें जिससे कि हर एक के लिए वर्क करना, एक दूसरे के साथ बिजनेस करना इजी हो जाए. तो इसीलिए हर एक स्टेट मिलकर क्या बनाता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन, और उनको किस पर अप्लाई करेगा, ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं. किस चीज पे, अपने कंडक्ट में, अपने आचरण में. अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए,
बहुत सारी ऐसी कन्वेंशंस होती हैं। कन्वेंशन वर्ड जो है वो इंटरनेशनल लॉ में यूज किया जाता है जब कोई एग्रीमेंट होता है और जिसमें नंबर ऑफ पर्संस मोर देन 2 और 3 होते हैं। अगर 2 और 3 होते हैं तो हम ट्रीटी वर्ड यूज करते हैं, और अगर 2 और 3 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, कन्वेंशन वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे कोई कन्वेंशन बना, उस कन्वेंशन में जो भी रूल्स होंगे, जो भी उनमें प्रोविजंस होंगे, वो सब एंड ऑफ द डे जिस दिन सारी स्टेट्स उस पर एग्री होंगे और सिग्नेचर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। तो वो सारे रूल्स क्या कहलाएंगे, वो एज अ इंटरनेशनल लॉ सभी पर अप्लाई होगा। तो ये बेसिकली डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ओपेनहाइम और ब्रायली। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन दी है, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट अगर हम राइटर्स की बात करें तो वो ओपेनहाइम और ब्रायली हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ, तो देखिए इंटरनेशनल लॉ में कोई कोडिफाइड लॉ हमारे पास है नहीं कि हमने उसको उठाया और उसके अंदर से हमने रीड किया, प्रोविजन देखा, सेक्शन देखा और अप्लाई कर दिया। इट मीन्स क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और हम कह सकते हैं कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए जिसको कि अप्लाई किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब हम इंटरनेशनल लॉ में बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया गया है, समझाया गया है, ताकि इजी हो जाए हर एक स्टेट के लिए ये समझना कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं डेफिनेशन, उन्हीं डेफिनेशंस के साथ हम डेफिनेशन में केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे। और केस लॉज के अंदर भी कोर्ट ने, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो कोर्ट है वो इंटरनेशनल कोर्ट है जो किसका ऑर्गन है, आपके यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है। यूएन ने इंटरनेशनल कोर्ट बनाया और इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो भी केसेस जाते हैं, उनके अंदर जो भी डिसीजन आते हैं, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो सभी डिसीजंस जो होते हैं, ऐसी सिचुएशंस जहां पे कि हमें इंटरनेशनल लॉ को समझना होता है, अप्लाई करना होता है, वहां पर वो डिसीजन बहुत हेल्पफुल होते हैं और एज अ लॉ अप्लाई भी होते हैं। इसीलिए हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर बताया गया है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसका मीनिंग क्या है, या उस केस में स्पेसिफिकली उस इंटरनेशनल लॉ को किस तरीके से बताया गया है। देखिए हम फर्स्ट केस अगर हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट केस इसमें है क्वीन वर्सेस केन। ये फर्स्ट केस है जिसके अंदर ये बताया गया कि यूजेस क्या होता है, कोई चीज, कोई रूल, कोई कस्टम बहुत लंबे टाइम से वो चलता आ रहा है, कंटिन्यू आप फॉलो कर रहे हैं और उसके ऊपर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ऑब्जेक्शन नहीं है, सब फॉलो कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि एज अ लॉ वो अप्लाई हो चुका है, जबकि हमने उसको कहीं पर भी नोट डाउन नहीं किया है, हमने कहीं पर भी उसको एज अ लॉ लिखा नहीं है, बट बहुत लंबे टाइम से जो है वो चीज चलती आ रही थी। इसलिए इंटरनेशनल लॉ में उसको क्या बोला गया, उसे बोला गया कि वो भी एक लॉ है जो हर स्टेट पे अप्लाई होगा, जो उसका पार्ट होगा। देखिए जैसे क्वीन वर्सेस केन का केस है, वैसे ही एक और केस था जिसमें एक सिचुएशन थी जो इंडिया वर्सेस पोर्टुगल का सिचुएशन था। मैं आपको इसमें भी बताती हूँ। पोर्टुगल जो है उसमें से जो सी रूट था उसमें से इंडिया के शिप्स जो थे वो अपना जो भी एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेड और बिजनेस करने के लिए वहां से जाते थे, और बहुत लंबे टाइम से, मतलब कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये केस है, इसमें ये बताया गया कि बहुत लंबे टाइम से जो है इंडिया उस रूट का यूज कर रहा था और वहां से अपने शिप्स लेकर जाता था, और उस टाइम कभी भी पोर्टुगल की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। लेकिन इस केस में कुछ समय बाद क्या हुआ, पोर्टुगल ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जो इंडिया ये रूट यूज कर रहा है वो रूट यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया ने अप्रोच किया, इंडिया गया और इंडिया ने अपनी तरफ से फैक्ट्स रखे, उसमें यही बोला कि बहुत लंबे टाइम से इंडिया इस रूट को यूज कर रहा है और पोर्टुगल की तरफ से कभी भी इसके बारे में कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। तो एज अ कस्टमरी लॉ ये अप्लाई होना चाहिए इंडिया के लिए, और इंटरनेशनल कोर्ट ने इंडिया के फेवर में डिसीजन दिया और यही बोला कि जब
कोई एक बहुत लंबे टाइम से उस रूट का यूज कर रहा है या वहां से जा रहा है और उसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, इट मीन्स आपने क्या दिया है, आपने अपनी तरफ से परमिशन दी है, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वहां पर उस केस के अंदर भी जो वो एक केस था उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि कोई कोई कस्टमरी कोई कस्टम चल रहा है, कोई रिचुअल चल रहा है और बहुत लंबे टाइम से बिना किसी ऑब्जेक्शन के उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से जो क्वीन वर्सेस केन का केस है, इसमें भी बोला गया कि जब बहुत लंबे टाइम से कोई चीज चलती है और उसको सभी फॉलो करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बन जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग वर्सेस किंग का केस है। देखिए ये जो तीन केसेस हैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वीन वर्सेस किंग, वेस्ट रैंड जो सेंट्रल गोल्ड माइनिंग का केस है, और थर्ड केस आएगा एसएस लोटस केस। ये तीनों केसेस इंटरनेशनल लॉ के लीडिंग केसेस में से आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज में ये काउंट होते हैं। तो हम दूसरा डिस्कस कर रहे थे, इसमें बोला गया देयर कंडक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। इस केस लॉ में बोला कि जो सभी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो अपना कंडक्ट दिखा रहे हैं, अपने एक दूसरे के साथ रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, वो क्या है, वो इंटरनेशनल लॉ है। अगर एक स्टेट दूसरे के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट करेगा, तो दूसरा वाला स्टेट जो है वो भी कैसा रिलेशन क्रिएट करेगा, वो भी सेम वैसा ही रिलेशन क्रिएट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ अगर हम बात करते हैं एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर रहा है, तो इंडिया भी कैसा रिलेशन मेंटेन करेगा, फ्रेंडली रिलेशन। तो ये जो कंडक्ट है उनका वो ही क्या बन गया, इंटरनेशनल लॉ बन गया। तो इसमें यही बोला कि जो एक दूसरे के लिए आप रिलेशंस बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जो कंडक्ट आचरण करते हैं, वो ही क्या कहलाता है, वो ही एक लेवल पे जाकर इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें थर्ड का, तो थर्ड केस लॉ है एसएस लोटस केस। इसमें बोला कि रिलेशंस बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, यानी कि उनकी अपनी खुद का एक गवर्नमेंट है, उनके खुद के लॉज हैं। तो इसी तरीके से इस केस में बोला कि जो रिलेशंस इंडिपेंडेंट आपस में एक दूसरे के साथ बनाते हैं वो रिलेशन ही क्या कहलाते हैं, वो रिलेशन ही इंटरनेशनल लॉ कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की, ये तीन केस लॉज हमने डिस्कस किए, इनसे कंक्लूजन निकल के आता है कि स्टेट्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाते हैं, जो कंडक्ट रखते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, वही इंटरनेशनल लॉ कहलाता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है ना स्टेट्स, वो जो सभी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो सभी स्टेट्स हैं, वो आपस में बैठकर जिस भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फाइनलाइज करते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। और अप्लाई करने के बाद वो क्या बन जाता है, इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है 1972 की, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने पार्ट लिया और वो जो एक तरीके से वो डिक्लेरेशन थी, वो कन्वेंशन थी, उसका मेन पॉइंट क्या था या जिस पे वो ऑब्जेक्ट था उस कन्वेंशन का, वो था पॉल्यूशन से रिलेटेड, यानी कि जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए। उसमें जितने भी स्टेट्स मेंबर्स थे उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, उन्होंने लास्ट में एक एग्रीमेंट को साइन किया, सिग्नेचर किया, और सिग्नेचर जब किए उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे उसमें नोट डाउन किए हुए थे, लिखे हुए थे। उन सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जब सब स्टेट्स ने साइन किया, उसके बाद सभी स्टेट्स ने उनको क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है ये स्टार्ट हुआ था 5 जून 1972। तो देखिए आज हम वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो बनाते हैं वो कब बनाते हैं, 5 जून को, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने भी स्टेट्स थे वो सब एग्री हुए थे किस चीज पे, कि 5
जून को हम कैसे बनाएंगे, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक लॉ हो गया जिसको अप्लाई किया, सभी ने एक्सेप्ट किया और आज प्रेजेंट में भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं। यही है इंटरनेशनल लॉ। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ के या इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सभी स्टेट्स, वो आपस में जो एक दूसरे के साथ कंडक्ट करते हैं, बिहेवियर करते हैं, रिलेशंस बनाते हैं, वो ही क्या कहलाता है, वो ही इंटरनेशनल लॉ कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसका नेचर कैसा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि रियलिटी में इंटरनेशनल लॉ लॉ है और नॉट, यानी रियली लॉ और नॉट? तो देखिए, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ये माना कि यस इंटरनेशनल लॉ लॉ है, और कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ये माना कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ में रियली लॉ, यानी कि ऐसे कौन कौन से राइटर्स थे जिन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ लॉ है। तो उसमें दो हैं, स्टार्क एंड ओपेनहाइम। ये दोनों राइटर्स हैं, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो लॉ है। क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज हैं या ऐसे अथॉरिटीज हैं जो कि लॉ को अप्लाई करती हैं, और अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी स्टेट उसका वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेती हैं। और अगर किसी के साथ कोई इंजस्टिस हो रहा है, कोई स्टेट दूसरे स्टेट के किसी भी मैटर में इंटरवेंशन कर रहा है, या दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां पर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें ऐसे कन्वेंशंस, ट्रीटीज हमारे पास अवेलेबल है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेड्रेसल ले सकते हैं या हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लॉ क्या होता है? लॉ वही होता है जहां पर कि अगर पर्सन कोई वायलेशन करे तो उनके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, और पर्सन के अंदर उसके वायलेशन ना करने का, यानी अगर वायलेशन करेगा तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा, तो उसके लिए उसके माइंड में एक फियर भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, और वही चीजें यहां पर भी ओपेनहाइम और स्टार्क का मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, बॉडी है जो कि उसको अप्लाई करती हैं, और अगर कोई भी स्टेट उसको फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, वहां पर उसके वायलेशन पे उसको पनिशमेंट भी जरूर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे, जो कि कहते हैं कि रियली लॉ और नॉट में नॉट, यानी कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। उसमें कौन कौन से राइटर हैं? तो देखिए, ऑस्टिन, हॉब्स एंड प्यूफेंडार्फ, ये तीन ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि इंटरनेशनल लॉ लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें ऐसी कोई अथॉरिटी या कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो कि लॉ को अप्लाई कर सके, और अप्लाई कर सके और साथ में एक तरीके से ऐसा कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है, हमारे यहाँ पे जुडिशरी भी है। लेकिन अगर ये तीन ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो कि क्या कर सके, जो कि उसको एग्जीक्यूट कर सके और उन्हें पनिशमेंट दे सके। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बॉडी है उसमें क्या होना चाहिए कि सॉवरेन अथॉरिटी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें किसमें, इंटरनेशनल लॉ में, तो यहां पर कोई भी ऐसी सॉवरेन अथॉरिटी नहीं है जो कि क्या कर सके, इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो ये तीन राइटर्स यही कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो रियलिटी में लॉ नहीं है, और अगर हम माने तो अगर वो रियलिटी में लॉ नहीं है तो एज अ लॉ हम उसको काउंट नहीं कर सकते, किसमें, लॉज में काउंट नहीं कर सकते। तो ये बेसिक नेचर जो है वो हमने आज डिस्कस किया, और डेफिनेशन डिस्कस की कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसका नेचर क्या है। और अगर देखिए जो नेचर है उससे सबको ये चीज क्लियर जरूर हुई होगी, आई होप कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें इतना बाइंडिंग, अगर हम कहें, कोई इस तरीके से कोई बॉडी नहीं है जो कि उसको है ना एग्जीक्यूट करवा सके, सामने वाले स्टेट को बाउंड कर सके। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ को लॉ तो जरूर बोला जाता है बट वीक लॉ, यानी कि क्या है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो वीक लॉ में काउंट होता है, उसमें फॉल करता है। बिकॉज जितनी एक कह सकते हैं एक गवर्नमेंट बॉडी, एक लॉ की जो पूरी हम कह सकते
सकते हैं पावर जो होती है, जो पनिशमेंट होता है, वो सब हमारे यहाँ इंटरनेशनल लॉ में उस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जितना कि म्युनिसिपल लॉ और किसी कंट्री के लॉ में होता है। इसलिए इसका नेचर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा तरीके से इंटरनेशनल लॉ लॉ है, बट हाँ, इंटरनेशनल लॉ को एक वीक लॉ जरूर कहा जाता है। थैंक यू टू ऑल।